और सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फीलिंग है ये मेरे लिए, ओवरवेलमिंग है। स्किल्स भले आपके पास रहे, लेकिन अगर आप उसको तराशोगे नहीं ना, अगर आपको लगेगा कि अरे बाप रे हमने तो बहुत सीख लिया, हम इससे ज़्यादा तो नहीं सीख सकते, ये वो हम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद को उस जगह पे रख के देखो तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, नेपोटिज्म इज एक्सेप्टेबल। मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि क्या कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। आपको पता है एक बार क्या हुआ था, मतलब कि अरे आज पता है ये जो वाई है ना, ये बेहोश हो गया। हाय गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और अगर आप वेरी वेल नहीं कर रहे हो तो फिर सेम पिंच। ओके, सो टुडे आई एम हियर टू शेयर कि व्हाई आई लेफ्ट मुंबई, वो भी एज एन आर्टिस्ट। मैंने मुंबई क्यों छोड़ दिया। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट वी विल डू अ क्विक मेकअप। ठीक है, बहुत लोग का ऐसा कहना है कि यार तेरी शक्ल बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये वो मेकअप करके आया कर। तो ठीक है, मैं मेकअप आज आप लोग के सामने ही करूँगी। ठीक है, और बाय द वे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैंने ये रूम को बिल्कुल भी नहीं सजाया है अभी तक। ठीक है, तो ये है मेरे नाना नानी का घर, मैं अपने नाना नानी के साथ रहती हूँ। तो मुंबई से आने के बाद मैं यहीं पे रह रही हूँ, तो अभी मुझे ये पूरा सजाना है इस रूम को पूरा अच्छे से। तो यार इग्नोर दी मेस। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ये वाला जो प्रोडक्ट है ये लगाऊंगी, फिट मी मेबलिन का है 230 शेड, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पहले लगाऊंगी। मैंने बहुत सारे टेक ले लिए हैं तो अब मैं और वेस्ट नहीं कर सकती, सॉरी। तो इजी से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि मुंबई में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट। मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप मुंबई जाओ ही मत, बिल्कुल नहीं। मुंबई नहीं जाओगे तो चीज़ें नहीं पता चलेंगी, और मुंबई अगर नहीं गए तो चीज़ों को समझ भी नहीं पाओगे एज एन आर्टिस्ट। आगे बढ़ते, अब देखो वो जो ऐसे वाला जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं पता, मैं नीचे भूल गई हूँ और ये 3rd फ्लोर में है। मैं वापस तो नहीं जाने वाली नीचे, तो हम हाथ से ही कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी हो, अब देखो मैं मुंबई तो गई थी और आफ्टर माई बैचलर्स, ठीक है, बैचलर्स जब मेरे हो गए उसके बाद ही मैं निकल गई थी। और जस्ट मेरे 8th सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं निकला था, उससे पहले ही मैं चली गई थी कि चलो ठीक है। तो उधर पे जाने के बाद ना, मतलब सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूं कि अगर आपको पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है, सबको होता है, होना भी चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप नहीं छोड़ोगे मुंबई। ठीक है, क्योंकि पैसे की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है मुंबई में, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करना चाहो तो। लेकिन जो मेरे जैसा इंसान है ना, जिसके लिए पैसे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट सुकून शांति से भी रहने की आदत है, जिन लोग को ऐसे जगह में एकदम नेचर से जुड़े रहने की आदत है, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है, जैसे कि मैं। तो हाँ, मेरे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फाउंडेशन तो मैंने लगा लिया है, ठीक है, जैसे कि दिख रहा है आपको, उतने अच्छे से नहीं, मेरे को यार पूरे लाइट्स वाइट्स खरीदने हैं अभी, लेकिन अभी ऐसे समझ जाओ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम कंसीलर लगाएंगे। अब मैं कंफ्यूज हुई, कंसीलर पहले लगाते हैं कि फाउंडेशन के बाद? ठीक है, जो भी है हम लगा लेते हैं। तो ये भी मेबलिन का ही है, और ये कौन सा नंबर का है भाई, सॉरी गाइज मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो भी मेरे को दिख भी नहीं रहा है। इस आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुई, शुरू में मेरे को भी मज़ा आ रहा था। ठीक है, जैसे छोटे शहर से अगर आप जाते हो तो आपको अच्छा ही लगेगा। क्या है कि शुरू में ना मेरे को भी मज़ा आ रहा था, ऐसी बात नहीं है, सबको आता है, क्योंकि कुछ नया आपको देखने को मिलेगा ना। तो जब आप उधर पे रहोगे शुरू में तो आपको बहुत मज़ा आएगा, जैसे कि मुझे भी आया। लेकिन धीरे धीरे जब आप रियलाइज़ करते हो कि यार चीज़ें बदल ही नहीं रही हैं, यही तुम्हारी लाइफ है कि इतने से घर में आपको सरवाइव करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे साला बाथरूम भी आपके ड्राइंग रूम से बड़ा रहता है। ड्राइंग रूम, अरे बाप रे, मैं तो 1 RK की बात कर रही हूँ। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी ये चीज़ को कि नहीं, यही है जो है, यू हैव टू सर्वाइव। ठीक है, आपको रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे को वो चीज़ नहीं समझ में आई। एट द एंड ऑफ द डे मैंने सोचा एक दिन कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, एक ही लाइफ है, मेरे लिए रहने की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी निकल ही नहीं सकती है ऐसे जगह पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मेरे सारे के सारे काम एक तो पेंडिंग पड़े हैं, इतने सारे मेरे गाने, 70 से ज़्यादा मेरे पास गाने हैं, मैं किसी भी चीज़ में काम नहीं कर पाई हूँ इस 1.5 साल। मतलब मैं इतनी ज़्यादा, जो एक बोलते हैं, मेरा दिमाग एकदम घूम गया था। इसको हम डिप्रेशन भी नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे मेरे को नहीं पता, स्टक वाली जो फीलिंग होती है, ये मैंने अपनी लाइफ में यार मतलब हमेशा दूसरों के लिए ही सोचा है। मैंने खुद के लिए कभी सोचने का मेरे को मौका ही नहीं मिला। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम महान हूँ, नहीं, प्रेशर में आके मुझे दूसरों के लिए सोचना पड़ा है। तो जो भी हो, अब लेकिन मेरे को लगा कि यार मेरे को खुद के लिए कुछ तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना ही पड़ेगा, वरना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा और मैं कर नहीं पाऊँगी। एक आर्ट की जो फील्ड में मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ। थोड़ा सा ना बिंदी लगा लेते हैं, थोड़ा क्या, आधा लगाएगी क्या, पूरा ही लगाएंगे, वरना सूना सूना लग रहा है थोड़ा सा।
तो एक और चीज़ मैंने नोटिस किया मुंबई में, जो कि मुझे इतनी ज़्यादा फालतू लगी है, इतनी ज़्यादा घटिया चीज़ कि इससे ज़्यादा बेकार चीज़ तो हो ही नहीं सकती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। वो क्या? कि वहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग पता है किस तरीके से जज करेंगे कि आपके सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स हैं या फिर कितने सब्सक्राइबर्स हैं अकॉर्डिंगली। तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भाव मिल रहा था। शुरू-शुरू में मुझे लगा कि अरे बाप रे! मैं तो क्लाउड 9 पे हूँ, 7वें आसमान पे हूँ, बहुत मज़ा आ गया मेरे को। लेकिन जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई ना कि नहीं बेटा रुचिका, आपको आपके टैलेंट के बेसिस पे भाव नहीं मिल रहा है। आपको भाव मिल रहा है आपके नंबर्स की वज़ह से। और एक चीज़ बता दूँ कि मेरा दिमाग खराब पता है किस लिए हो? क्योंकि आज की डेट में नंबर्स तो किसी के भी पास हो जा रहे हैं भाई। कोई भी पागलपन कर रहा है सोशल मीडिया में, उसके फॉलोअर्स बढ़ जा रहे हैं, मिलियन-मिलियन टच कर जा रहे हैं। तो या लिपस्टिक लगाते हैं, ये लैक्मे का है। कौन सा शेड है? ब्राउन वॉलनट, ठीक है। वैसे तो मैं ये वाला उतना अरे वैसे तो मैं इतना अरे हाँ, वैसे मैं उतना लगाती नहीं हूँ ये वाला, लेकिन जो मेन जो लगाती हूँ वो भी नीचे ही छूट गया, तो हम अभी नीचे नहीं जाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ मुझे एक इंसिडेंट आपसे शेयर करती हूँ मैं। इंसिडेंट है जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मुंबई में बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, हर एक टाइप के, एक्टिंग का हो गया, सिंगिंग का हो गया, बहुत सारे। तो उनमें से एक ऑडिशन में मैं गई थी, मुझे बुलाया गया था। तो मैं पहुंची वहाँ पे और जो मुझे टाइम दिया गया था ना, मैं उससे आधा 1 घंटे पहले ही पहुँच गई थी, क्योंकि जैसा कि मुझे पता है कि बहुत भीड़ रहती है भाई, बहुत लाइन लगी रहती है, तो फिर ठीक है। तो जैसा कि मैंने जैसा कि मैंने बताया कि जो टाइमिंग दिया गया था उससे पहले ही मैं पहुँच गई। तो मैं खड़ी हुई थी लाइन पे, क्योंकि मुझे लगा कि लाइन में तो लगना ही पड़ेगा भाई। तो बहुत सारे लोग ना बात करते थे, अरे यार 2-3 घंटे से खड़े हुए हैं, कुछ अपडेट ही नहीं है, ये वो, और ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो मुझे लगा कि 2-3 घंटे पहले से इन लोग खड़े हुए हैं, तो मुझे इतना लेट क्यों टाइमिंग दिया गया था? फिर मैं सोचा कि अच्छा हो, फिर मैं जल्दी आ गई, गलत दे दिए होंगे। तो जो मुझे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मतलब इस ऑडिशन को लेके, उन्होंने ना मुझे रिकॉग्नाइज़ किया भीड़ में, और उन्होंने मुझे इशारा किया कि अरे इधर आओ, अंदर आओ, वहाँ पे क्या कर रही हो तुम? तो ठीक है, मैं गई अंदर। फिर मुझे एक रूम में उन्होंने जाने बोला कि अरे ये वाला रूम है, यहाँ पे आप जाओ, मैं आता हूँ। मैं सोची हाँ ठीक है, तो मैं गई वहाँ पे। मैं बैठी, और भी कुछ लोग थे वहाँ पे, 4-5 और लोग थे। मुझे मिला के 4 थे, हाँ याद आ गया, मुझे मिला के 4 थे। तो मैं गई। फिर अब क्या ही बात करेंगे ना, सब नए-नए लोग हैं, तो ठीक है, सब अपने में ही बिज़ी थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अपना जो भी। फिर ना मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे भी नंबर के बेसिस में हो रहा है भाई, कि हमारे सोशल मीडिया में है, तो इसलिए हमें अलग से ट्रीटमेंट दी जा रही है। एंड आई एम सो ट्रांसपेरेंट अबाउट दैट कि ठीक है, भले आप लोग मुझे गाली दो कि हाँ तुम लोग की वजह से मेन टैलेंट को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, आई एग्री विद दैट। तो मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं छुपा तो नहीं रही हूँ ना। तो उसके बाद मेरे को समझ में आया कि अरे भाई साहब, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। मतलब यहाँ पे टैलेंट के बेसिस पे नहीं हो रहा है। मेरे से 100-200 लोग अच्छे होंगे, लेकिन किसको बुलाया जा रहा है रूम के अंदर? जल्दी से मुझे बुलाया जा रहा है। क्यों? बिकॉज आई हैव नंबर। और मेरे लिए ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी, इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी। क्यों? क्योंकि जब ये सब हो गया, ये ऑडिशन वगैरह, जब हम निकल रहे थे तब भी लोग लाइन में लगे थे, और मुझे कुछ लोगों के चेहरे याद थे। इनफैक्ट उन लोगों को भी मेरी याद होगी। तो मैं जब निकल रही थी ना, उन लोग मेरे को इस नज़र से देख रहे थे ना कि भाई इन लोग क्या, मतलब ज़्यादा कुछ है क्या, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या? मतलब कंपटीशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं, इससे हमारा ही मजाक बन रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अपनी जगह पे रहो, अपना म्यूज़िक करो, क्योंकि यहाँ पे तो भाई सब कुछ चीज़ें बिक चुकी हैं। बहुत लंबा मैंने बोल लिया अब, लेकिन अब हम आई शेडो लगा लेते हैं। ये मैं ना मिनीसो से ख़रीदा था मैंने अभी, शुरू के लिए यार सही है। तो जो भी हो, हम ये डार्क वाला लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ मुझे कैसे इम्पैक्ट करी। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, ठीक है, तो हमें ना आदत है, मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे हमें बचपन से ही कंपटीशन से मतलब वो करवाया गया था, रूबरू जिसको बोलते हैं ना। तो मतलब हमें पता है कि कैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जाता है, ये वो, लेकिन वो फेयर कॉम्पिटिशन्स होते थे। इस तरीके से नहीं कि आपके अगर नंबर ज़्यादा है तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो भाई, बस अपना मुंह दिखाने के लिए आज ज़्यादा लग गया क्या, हाँ ठीक है जो भी हो, तो मुंह दिखाने के लिए जस्ट आप आ जाओ। तो ये तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, और मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं छोड़ी हूँ मुंबई, क्योंकि ये सब ना नौटंकी मेरे को नहीं पसंद आता। मेरा मेकअप अभी भी बचा है, ऐसा मत सोचना कि हो गया है, लेकिन हाँ इट इज़ लुकिंग गुड।
और सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फीलिंग है ये मेरे लिए, ओवरवेलमिंग है। स्किल्स भले आपके पास रहे, लेकिन अगर आप उसको तराशोगे नहीं ना, अगर आपको लगेगा कि अरे बाप रे हमने तो बहुत सीख लिया, हम इससे ज़्यादा तो नहीं सीख सकते, ये वो हम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वही चीज़ है कि अगर मैं वहाँ पे रह जाती और अगर मैं ये सारी चीज़ें बार बार देखती रहती, तो फिर मैं जितनी हूँ मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाती, स्टक हो जाती, इवन मैं उससे कम भी हो जाती, लेकिन ज़्यादा तो नहीं हो पाती ऐसे इन्वायरमेंट में। दो चीज़ें हैं जो कि ओवर पावर कर रही है आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री को। पहली चीज़ है नेपोटिज्म, जो कि सबको पता है, और दूसरी चीज़ है ये जो नंबर्स के बेसिस पे जो काम मिल रहा है। ठीक है, अब देखो मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो अब सबसे मेन चीज़ आती है कि नेपोटिज्म तो देखो ऐसी चीज़ है कि मैं उसके बिल्कुल खिलाफ तो नहीं हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मान लो कि बोला जाए कि मेरे बच्चे हैं जिनको बेनिफिट मिल रहा है मेरे नाम से, तो मुझे उस चीज़ में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो यही चाहूँगी ना कि भाई मैंने स्ट्रगल कर लिया, ठीक है, लेकिन ये उतना ज़्यादा स्ट्रगल तो मैं नहीं करने दूंगी अपने बच्चों को। ठीक है, इनफैक्ट आप भी नहीं करने दोगे, थोड़ा सा सोच के देखना, खुद को उस जगह पे रख के देखो तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, नेपोटिज्म इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन ये जो नंबर्स के बेसिस पे जो काम मिल रहा है मुंबई में, मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि क्या कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है कि लोग आजकल आर्टिस्ट बनाना नहीं चाह रहे हैं, आजकल उनको बना बनाया चीज़ चाहिए कि भाई अच्छा इसके तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इसका अगर गाना हम रिलीज़ करेंगे तो फिर इसकी ऑडियंस तो आ जाएगी, हमारा काम तो बहुत कम हो जाएगा जी। तो यही बात चल रही है अभी। और वहाँ का वर्क कल्चर इतना ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, नाम तो नहीं ले सकती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन आपको पता है एक बार क्या हुआ था। मैं एक प्रोजेक्ट बेसिस पे थी, तो मैं काम कर रही थी वहाँ पे, और जब मैं शाम को गई, अब टाइम दे देते हैं ना वहाँ पे, तो मैं जब शाम को गई वहाँ पे तो मेरे को पता चला, और इनफैक्ट जिनका स्टूडियो है, ठीक है, वो तो घर ही है उनका, तो जो भी हो, बढ़िया एकदम हंस हंस के बता रहे कि अरे रुचिका को बोलो ना आज क्या हुआ है। तो मैं भी ऐसी थी कि भाई क्या हो गया, तो मैं भी मतलब ऐसे ही खुद को दिखा रही थी नॉर्मली कि अरे क्या हो गया। तो फिर उन्होंने बोला, जिनका स्टूडियो है, उन्होंने बोला कि अरे बताओ इसको कि क्या हो गया। तो एक बंदा है जो वहाँ पे काम करता था, एक तो इन लोग इतना गंदे तरीके से काम करवाते हैं आपको कि मतलब कुछ दिन रात का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम करवाना है। ही वॉज जस्ट लाफिंग, और फिर किसी ने मेरे को बताया कि अरे पता है आज ये XYZ जो भी नाम रखना है आपको, मान लो, बोले कि अरे आज पता है ये जो वाई है ना, ये बेहोश हो गया था। तो मुझे लगा आए, मैंने बोला बेहोश हो गया था? तो उसने बोला कि हाँ काम करते करते ना वो ना बेहोश हो गया था। फिर मुझे तो सुबह पता चला, फिर हम उसको यही कोकिला बैन में लेके गए थे, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए थे, और आप विश्वास नहीं करोगे कि वो लड़का अभी भी मेरे सामने था जो कि काम कर रहा था अभी भी। मतलब कि वो बेहोश होके पड़ा हुआ था, फिर भी आपने उसको एक दिन की भी छुट्टी दी नहीं है, और उल्टा आप हंस हंस के मस्त बढ़िया करके बता रहे हो कि अरे पता है इसको बताओ ना, ये तो बेहोश हो गया था। तुम पागल हो क्या भाई, इंसानियत किधर है? ओके, तो काजल लग चुका है। तो अब बात ये है कि मैं भी वहाँ पे जब काम कर रही थी, और उन्होंने मेरे को बोला कि देखो 28 डेज अगर आप काम करोगे महीने में, मेरे को लगा कि 20 पूरा ही बोल दो ना कि पूरा ही महीने करना है, ठीक है जो भी हो, अगर आप करोगे तो फिर आपको मिलेगा उसका 40,000, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा मतलब छुट्टी चाहिए, अगर मान लो कि आपको हर संडे को छुट्टी चाहिए, तो फिर आपको मिलेगा 35। तो द चॉइस इज़ योर्स, आप बताओ कि आपको कैसा वाला काम करना है। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा सोच के बताती हूँ, क्योंकि मेरे क्लासेस भी रहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं क्लासेस भी लेती हूँ। तो मेन पॉइंट यही था कि मेरे को थोड़ा सा सोचना था कि भाई क्या। और भाई साहब मैंने खुद नोटिस किया कि जब 2 दिन में मेरे गले का इन लोगों ने बैंड बजा दिया था, एक एक चीज़, एक तो मेरे को बोले कि तुमको ना 7-8 आवाज़ में, क्योंकि मेरे को आता है अलग अलग आवाज़ों में गाना, तो बोलते तुमको 7-8 आवाज़ में तुमको रिकॉर्ड करना है, और हर एक चीज़ का लेयर्स रहता है, ठीक है। मतलब एक आवाज़ में आपको कम से कम 30 टेक्स देने हैं, दूसरे आवाज़ में 30, तो ऐसे कर करके मैंने अपने गले का जो 12 बजाया था, कि 2-3 हफ्ते तक मेरा गला एकदम ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ यार परमानेंटली चेंज तो नहीं हो गई। तो मैंने सोचा कि भाई 2 दिन में अगर लोग मेरे ये हाल कर सकते हैं, तो अगर मैं रोज कर ली, इतने सालों तक अगर मैंने कर लिया, तो फिर तो मेरी आवाज़ चली ही जाएगी भाई। तो इसीलिए अब आप समझ रहे हो कि मैं क्यों आ गई हूँ। और एक चीज़ कि एक तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, ठीक है, इंस्टाग्राम में, जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, नाम तो नहीं ले सकती, तो जो भी है, तो इन्होंने मेरे को खुद एक तो कांटेक्ट किया था, और मेरे को पहली बात तो पता भी नहीं था कि आप हो कौन, ठीक है। मुझे तो बाद में पता चला अपने दोस्तों से कि अरे भाई तूने रिप्लाई नहीं किया, ये वो, तो बहुत बड़े आदमी है, ये है वो है जो भी है, ठीक है।
मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो मैंने फिर बाद में रिप्लाई किया था ये वो। उसके बाद जब मैंने इनको बहुत ही अच्छे से बोला कि सर मैं ना अभी नहीं कर पाऊँगी ये जो काम है, लेकिन मैं इन फ्यूचर ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको जब भी काम होगा आप मुझे बुला लेना, तो मैं उस बेसिस में आ जाऊँगी कभी भी जब भी काम होगा, बाकी हाँ मैं रेगुलर बेसिस पे तो नहीं कर सकती। भाई उसका ईगो इतना हर्ट हो गया कि ही अनफॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम। वो भी मैंने कब, इतने बाद मैंने नोटिस किया था कि अच्छा ऐसा। तो मैंने सोचा ये क्या क्लास 1 वाली हरकत है भाई, बड़े हो जाओ, पहले बड़े हो जाओ तुम लोग। ये वाला कंघी यूज करती हूँ, ठीक है। किसका है ये? नट हैबिट। ओके, तो अब हम ना लाइनर लगाएंगे। ये किसका है रे? ये रेने का है। तो अब देखो सिर्फ इतनी ही रीजंस नहीं है, पता है और भी रीजंस हैं मुंबई छोड़ने का। एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह है, ठीक है। अगर आपको एक बहुत ही अच्छे जगह पे रहना है जहाँ पे आप सांस ले सकते हो, वहाँ का तो रेंट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ का रेंट था 9,500 तो पर मंथ। मेंटेनेंस का अलग, बिजली बिल अलग, सब कुछ अलग, खाने पीने का अलग, तो आप समझ जाओ कि कितना ही खर्चा होता है वहाँ पे। तो ठीक है, लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एक दो इतने छोटे छोटे रूम हैं भाई, मेरे से नहीं हो सकता। एक तो यार मैं पहाड़ों में रहने वाली इंसान हूँ, ठीक है। उसको अगर आप इतना सा घर दे दो भाई, हमारे यहाँ के तबेले उससे बड़े होते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि मेरे से नहीं हो पा रहा था, मेरे को इतना सफोकेशन होता था ना, और क्रिएटिविटी की लग गए थे, मेरे से नहीं हो पा रहा था वहाँ पे कुछ भी काम। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ सारी चीज़ें अब वापस से ट्रैक पे आ रही है, और मैं धीरे धीरे अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे इतने सारे तो नहीं, 2-3 गाने रेडी हो गए हैं, बस उसका वीडियोस बचा है अभी ये वो। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन्वायरमेंट चेंज होने से। अच्छा और एक चीज़, रुको यार, चीज़ क्लियर कर दूँ कि भाई सिर्फ और सिर्फ हिमालयाज़ में ही पहाड़ नहीं होते हैं, ठीक है। और भी जगह पे है इंडिया में पहाड़। तो ऐसा मत सोचना कि अरे मैं तो पहाड़ी हूँ, नहीं मैं पहाड़ी नहीं हूँ, लेकिन हाँ पली बड़ी मैं पहाड़ों में ही हूँ ना। ब्लश भी लगा लेती हूँ, देखो ये वाला है, ये ज़ूडियो का है यार, चीकी फ्लश ब्लश ही है ना, हम तो ब्लश से बनाए। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बातें मतलब ऐसी लग रही हो कि यार ये पागल है क्या, जब इसको काम मिल रहा था तो फिर ये क्यों आ गई। तो देखो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ काम इम्पॉर्टेंट नहीं है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जैसे वहाँ पे अगर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपके नंबर्स हैं तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ तभी आप पैसे कमा सकते हो, नहीं। एज एन आर्टिस्ट आप अगर किसी कैफ़े में भी गाओगे, आप कोई भी कॉरपोरेट इवेंट में जाओगे, तो आप आराम से 2-3 घंटे का आप 50 to 60 के आप चार्ज कर सकते हो अगर आप एक अच्छे परफॉर्मर हो तो। और जिनके नंबर्स हैं वो और ज़्यादा अप हो जाता है, फिर जो स्केल है जैसे 90 to 1 लाख तक भी आराम से जा सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, अपने कॉलेज लाइफ में भी कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे ना एक चीज़ उसमें रियलाइज़ हुई है, पता है, ये कंट्रोवर्शियल चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को ना हमेशा से मेरा ये मन रहा है कि अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं जब गाना गा रही हूँ तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो सामने लोग हैं वो अपना खाना खाने में व्यस्त हैं, अपना गप्पे मारने में व्यस्त है। मेरे को ऐसी चीज़ नहीं पसंद है, क्योंकि कोई भी अगर मेरे सामने गाना गाता है ना, अगर वो शादी ब्याह में भी, कहीं पे भी, कैफ़े में भी हो, मैं तो पूरा अपना ध्यान उन्हीं पे रखती हूँ कि वाह यार कितना अच्छे तरीके से गा रहे हैं। तो अगर मैं वैसी इंसान हूँ तो मुझे भी ऐसा चाहिए कि भाई मेरा जब गाना चल रहा है तो फिर लोगों का ध्यान मेरे ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वीडियो यार थोड़ी सी लंबी हो, थोड़ी की बहुत लंबी हो गई, तो ठीक है, बेयर विथ मी। तो देखो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपको बिल्कुल 100, 200, 1000% आपको मुंबई जाना ही चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो वहाँ पे जाओगे तब आप खुद की स्टोरी बना पाओगे, एकदम यही बात है जो भी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपकी स्टोरी भी अलग रहेगी और हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग रहेगा। तो वहाँ पे जाओ, एक्सपीरियंस इकट्ठा करो, उसके बाद फिर डिसाइड करो कि वहीं पे रह के काम करना है कि अपने घर पे आके काम करना है, ठीक है। अब जैसे कि ये रूम है, अब वहाँ पे तो मैं अपना स्टूडियो बना नहीं सकती हूँ, एक कील भी आप ठोक लोगे तो फिर जो ओनर है उसको, पता नहीं प्रधानमंत्री को भी आपको लेटर लिखना पड़ेगा कि वहाँ से जब अप्रूवल मिलेगा तब आप कर सकते हो। अब जैसे ये जो मेरा रूम है मेरे नाना नानी के घर में, यहाँ पे तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ,
मतलब कुछ भी कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, जितने चाहे उतने कील ठोक सकती हूँ। वैसे तो मैं ये करूँगी नहीं, लेकिन फिर भी तो देखो स्टूडियो में खर्चा आता है, ये वो तो आप उस जगह पे तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए वहाँ पे जाओ, एक्सपीरियंस इकट्ठा करो और उसके बाद डिसाइड करो कि कहाँ पे रह के काम करना है। ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इतना ही था। और मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे जो रीजंस हैं वो इनफ हैं आपको डिसाइड करने के लिए कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। ठीक है, और कभी कभी खुद की सुनना चाहिए। खुद को सप्रेस करते 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 हम जीना भूल जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताना कि और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है, कि मैं वहाँ पे रह के आई हूँ तो और क्या क्या एक्सपीरियंस मुझे मिले। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो फिर प्लीज़ डू लेट मी नो। चलो बाय। यार ये करते करते तो मैं बात नहीं कर सकती।